नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं उन आर्थिक मुद्दों की जिनसे होता है आपका सरोकार। आज बात स्टार्टअप्स की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति किसी अच्छी नौकरी की तलाश में रहता है। अक्सर उसके पास कई ऐसे रचनात्मक विचार या आइडियाज होते हैं जिसे वो लागू करके अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहता है। यहीं से होता है स्टार्टअप का जन्म। स्टार्टअप की परिभाषा के अनुसार ये एक ऐसा विचार है जिसके ऊपर अगर काम किया जाए तो इससे एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया जा सकता है। लेकिन ये कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन है। अगर आपके जहन में एक क्रांतिकारी आइडिया है, फिर भी उसे मूर्त रूप देने के लिए क्या कुछ जरूरी है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम बात करेंगे अर्थनीति में। तो एक स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करें, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे, जो DPIIT में विशेष सचिव और आर्थिक सलाहकार हैं। स्वागत है आपका। और साथ में है ज्योति गुप्ता, जो संस्थापक हैं रैंकमी ऑनलाइन की। आपका भी स्वागत है। शुरुआत ज्योति आपसे ही करेंगे। आपका स्टार्टअप क्या है, कब आपने स्टार्ट किया और कैसे किया? मैंने अपना स्टार्टअप रैंकमी ऑनलाइन इस सोच से स्टार्ट किया था कि मुझे जितने भी लोग आजकल ऑनलाइन बात कर रहे हैं उनकी आवाज़, जितनी भी कंपनीज़ हैं और जितने भी पर्सनालिटीज़ हैं जो उनके बारे में सुनना चाहती हैं, तो वो सुने उनको। उसके लिए मैं खुद एक इंजीनियर हूँ फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने कुछ कॉरपोरेट्स में काम किया और मैंने ये जाना कि बेसिकली सबको यही जानना है कि उनके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं और वो कैसे अपनी प्रोडक्ट को ऐसा बनाएं कि वो उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो और अच्छा लगे, और ताकि वो उनसे और अच्छे से कंपनी चलाएं और ग्रोथ अपनी आप के लिए कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये रैंकमी ऑनलाइन स्टार्ट किया। हमारे इंजीनियरिंग की पूरा प्लेटफॉर्म है, तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया प्लेटफॉर्म में, ताकि हम जितनी भी ऑनलाइन बात हो रही है उसको हम एक बहुत ही एक्शनेबल फॉर्म में ब्रांड्स को बताएं, पर्सनालिटीज़ को बताएं, ताकि वो उनको यूज़ करके ना केवल अपनी ग्रोथ करें और इवन कंपनी की ग्रोथ करें और देश की भी ग्रोथ होगी ही, क्योंकि फेलियर कम होगा। फेलियर स्टार्टअप्स का भी कम होगा, ब्रांड्स का भी कम होगा और पैसे का भी कम होगा जो मार्केटिंग में लगता है, उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग हो सकता है। इंजीनियरिंग के बाद आपने कुछ कॉर्पोरेट्स में जॉब भी की। उसके बाद फिर आपने ये शुरू किया। तो ये स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो एक करेज चाहिए होती है, उसमें कितना समय लगा? करेज तो मेरे में पहले से ही थी। ऐसा नहीं है कि करेज अचानक से आई थी, क्योंकि स्टार्टअप्स में पहले से ही हम सुनते आ रहे थे कि हाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और न्यूज़ में भी हम काफ़ी सुनते थे कि हाँ स्टार्टअप्स आप कर सकते हो, आप खुद से कर सकते हो और चॉइस है। पहले था कि चॉइस नहीं थी लोगों के पास कि जॉब ही करनी है। बिज़नेस के बारे में इतना कोई नई जनरेशन सोच नहीं पाती थी। अब क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एंड स्टार्टअप इंडिया का उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है कि डायरेक्टली आप जाकर अपनी कंपनी बना सकते हो और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो कि कहाँ से आपको और क्लाइंट्स मिलेंगे, कहाँ से आपको चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करना है, लोग आपके बारे में कैसे जानेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टअप इंडिया से मिल जाती है। तो मैंने काफ़ी जल्दी रजिस्टर किया था उसके ऊपर, काफ़ी ईजिली काम हो गया, मुझे ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, खुद से हो गया। तो मैं यही चाहती हूँ कि सारे स्टार्टअप्स अपने आप को खुद से रजिस्टर करें उसमें, क्योंकि बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। एंड उसके बाद वहाँ पे चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें और अपने आप को ग्रो करें। यानी कि आप बहुत सारे ऑडियंस को आज मोटिवेट करने वाली हैं अपने स्टार्टअप से। पांडे जी, आपके पास आएंगे। सबसे पहला कदम क्या होगा स्टार्टअप का? जैसे इन्होंने एक सोचा, तो क्या एक विचार, एक आइडिया सबसे पहली स्टेप है? बिल्कुल। और मैं जैसा ज्योति ने बताया, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि उन्होंने कहा कि इनको उसमें स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में कोई दिक्कत नहीं हुई और रजिस्टर आसानी से हो गया। जो सोच इसके पीछे काम कर रही है, मतलब इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? जिस मंशा से हमने इस पोर्टल को शुरू किया, जनवरी 16 से स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर सब कनेक्ट हो सके। अभी तक सरकार उस स्थिति तक नहीं पहुंची है जहां किसी स्टार्टअप को डायरेक्टली फंडिंग के लिए सरकार तैयार है। इनडायरेक्ट फंडिंग है थ्रू
SIDBI, through startup fund of funds, through venture capital funds, indirect funding. बट डायरेक्ट फंडिंग के लिए नहीं, लेकिन इन्वेस्टर है, इंक्यूबेटर है, काउंसलर्स हैं, उनको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो शुरुआत आइडिया से ही होती है। और मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा इंटरेस्टिंग, कि इस समय करीब जब से शुरू हुआ है करीब 35,000 अलग अलग तरह के यूज़र रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पे, जिसमें 17,000 के करीब तो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जिन कंपनी बन चुकी है, जो रजिस्टर हो चुके हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनको सर्टिफिकेट इशू हो गया है कि आप रजिस्टर्ड हैं, एंड और फिर उसके बाद उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, IBC में मिलता है, पेटेंट वगैरह में मिलता है। तो 17,000 तो ऐसे हैं। उसके अलावा करीब 13-14,000 ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कैटेगरी स्टार्टअप एस्पिरेंट्स, जो अभी स्टार्टअप कंपनी बनी नहीं है, लेकिन वो क्यूरियस हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद तो ये बता सकेंगे ज़्यादा कि कितना इनको टाइम लगा उस माइग्रेशन में, कितने महीने, कितने साल की मशक्क़त। तो जब आप कोई आइडिया लेकर आते हैं तो सबसे पहला तो एक संकोच ये होता है कि 2 चीज़ों से आपको जूझना होता है। एक तो आप कितना कॉन्फिडेंट हैं उस आइडिया के बारे में। तो कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि ये इतना क्रेज़ी आइडिया है कि लोग सुनकर हंसेंगे और इस वजह से शायद आप शेयर ही ना करें, और या फिर आप कॉन्फिडेंट तो हैं लेकिन आप हर एक से पूरा शेयर भी नहीं करना चाहते कि पता नहीं कब कौन मेरा आइडिया लेकर भाग जाए और नया बना ले। तो शुरुआत तो आइडिया से ही होती है। हाँ। और फिर उसके बाद उसको फॉर्मलाइज करने के लिए, उसको कंपनी बनाने के लिए जो आपको कागजी कार्रवाई करनी है, उस सब तक पहुंचने के लिए तो इंक्यूबेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा करीब 1,000 ऐसे वो हैं काउंसलर्स जिन्होंने जो पेटेंट और ट्रेडमार्क में फ्री ऑफ चार्ज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कई लोग प्रो बोनो करते हैं, मतलब उनको सरकार भी नहीं कुछ देती, वो खुद अपने स्वेच्छा से करते हैं स्टार्टअप्स के लिए। यानी कि एनकरेज करना चाहते हैं वो हर किसी को जो एक अच्छी चीज़ शुरू करना चाहता है। आइडिया पर ही पहले बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आइडिया नहीं होगा तो फिर आप आगे उसको करेंगे कैसे। पैशनेट बहुत होते हैं लोग अपने किसी भी आइडिया को लेकर कि हम ये ऐसी चीज़ बनाएंगे जो अभी तक भारत में नहीं है, लेकिन वो कई बार सेलेबल नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिकल होना आइडिया के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? प्रैक्टिकल होने के बारे में एक चीज़ है कि आइडिया एक अलग डायरेक्शन में चलता है और सेलेबल प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं जो उस आइडिया के साथ जुड़ने के लिए, ताकि वो उसको बेच सकें। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमें भी आइडिया फॉर्मुलेट करने में 3 महीने लगे, पर उसको सेलेबल प्रोडक्ट बनाने में और उसके बाद 6 महीने लगे, ताकि हम उसको एक ऐसे मॉडल की तरह बेच पाएँ ताकि अभी जो करंट नीड है उसकी तरफ हम उसको बेच सकते हैं, उसको हम पैकेज कर सकते हैं कि सर आप ये खरीदिए, आपके उसके ये रिक्वायरमेंट सॉल्व होगी, इसके साथ साथ आपको ये अच्छी चीज़ मिल रही है जो हमने इनोवेट करी है। तो हमें ऐसे पैकेज करना पड़ता है और इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एडवाइज़र्स, मेंटर्स, जो कंपनी जो बेसिकली इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं, ताकि उनसे आप बात करो, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे बेचना है इसको। तो जैसे मैं प्रोडक्ट की हूँ, कुछ लोग सेल्स के होते हैं, कुछ लोग बिज़नेस के होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो स्टार्टअप खुद से पूरा चला सकता है। तो उस केस में जैसे एडवाइज़र्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें कनेक्शंस चाहिए होते हैं, बिकॉज़ कनेक्शन नहीं होते तो आप बात कैसे करोगे। तो उस केस में भी स्टार्टअप इंडिया ने मेरी भी काफ़ी हेल्प करी थी कि हम डायरेक्टली मेंटर्स और एडवाइज़र से कनेक्ट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म से, सो दैट कि हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि प्रो बोनो काफ़ी लोग करते हैं, प्रो बोनो काफ़ी बहुत इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो फ्री में करते हैं, वो देखते हैं कि स्टार्टअप में पैशन है, आइडिया अच्छा है, तो इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो डायरेक्टली हेल्प करते हैं। बस ये है कि एक मीडियम मिलना चाहिए जहाँ से वो कनेक्ट हो पाएँ। ये भी सुना है कि जो अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर भी करना चाहते हैं तो आइडिया ऐसा होना चाहिए जो इनोवेटिव एक जगह होता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। किसी कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो जो भी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं या जो स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं, क्या उनको आप ये संदेश देना चाहेंगी या अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहेंगी कि सिर्फ एक इनोवेटिव होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किस तरह से आप उसको। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमने खुद एक मार्केट रिसर्च किया था जिसमें हमने ये निकाला
कि 80% स्टार्टअप सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे मार्केट की। वो सिर्फ एक इनोवेशन करना चाहते हैं, बट उनके पास एक डायरेक्शन नहीं है कि इससे हम प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करेंगे। तो ये आप सही कह रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप के लिए कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। इसीलिए अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स काफ़ी क्लियरली लिखी होती हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप एलिजिबल हो। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप्स को समझने के लिए भी। और बहुत बार क्या होता है कि हम काफ़ी अपने जोश में होते हैं कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, पर वो कोई चीज़ उसके लिए कुछ सॉल्व हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है और उसमें बाहरी दिमाग थोड़ा चाहिए होता है कि कोई तीसरा आके हमें समझाए। स्मॉल मार्केट वर्सेस बिग मार्केट आइडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। बिल्कुल है, क्योंकि आपने एक फ्रेज सुना होगा, एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। एक आइडिया का टाइम होता है कि किसी ज़माने में नहीं सोचा होगा कि कोई समुद्र के पानी से हम नमक बनाएंगे, लेकिन आइडिया ज़रूर, और उसकी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, सिंपल केमिकल प्रोसेस है। लेकिन वो किसी समय में जब हम कि ये तो बहुत कॉस्टली आइडिया है, इतना महंगा पानी कौन पिएगा। लेकिन वक्त के साथ कुछ टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम होगी, कुछ पानी की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, तो हो सकता है उस आइडिया का टाइम आ गया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं कि अभी उसका मार्केट नहीं है। तो मार्केट, या तो आप मार्केट बनाएं और मार्केट बनाने में टाइम लगता है, या फिर उसका आप ये वेट करें कि दैट द आइडियाज टाइम शुड कम, देन इट विल बी एक्सेप्टेड। मार्केट इंपॉर्टेंट है कि छोटे मार्केट नहीं बड़ा मार्केट होना चाहिए, तभी आप कमा पाएंगे। कमाने के लिए तो मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम का एक मार्केट होना चाहिए ताकि आप उसे सॉल्व करके बेच सकते हैं, सेलेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो दोनों में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर आप इनोवेशन करने जाते हो तो उसका मार्केट हमेशा कम होता है, आपको मार्केट क्रिएट करना पड़ता है। और उसके लिए फिर ज़्यादातर स्टार्टअप्स फिर कहते हैं कि हमें फंडिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको सस्टेन करना है, क्योंकि अगर आज मार्केट नहीं है 2 साल बाद होगा, तो 2 साल तक उनको रुकने के लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो हाँ, एक चिकन एग प्रॉब्लम है ये कि फंडिंग भी चाहिए और इनोवेट भी करना है और सेलेबल प्रोडक्ट भी बनाना है। तो हाँ, स्टार्टअप्स में यही प्रॉब्लम रहती है और हम भी उससे जूझ ही रहे हैं। और एक और चीज़ है, जैसे आपने बताया 35,000 रजिस्ट्रेशंस हैं, उनमें से 16-17 हज़ार हैं। हाँ, तो एक ये है, कोई भी अगर स्टार्टअप के बारे में सोचता है या नया बिजनेस के बारे में सोचता है तो मल्टीपल आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, और फिर वो कई बार कोशिश करते हैं कि वो हर डायरेक्शन में चलें। उसके बजाय क्या ज़रूरी है कि एक सिंगल आइडिया पर ही फोकस करें और उस पर ही आगे बढ़ें? क्योंकि इससे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और इसलिए वो अधर में ही रह जाते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो शायद प्रैक्टिकल नहीं है। ये कहने सुनने में ज़्यादा लग सकता है कि आप एक ही आइडिया पर हैं, लेकिन एक्टिव माइंड मल्टीपल आइडियाज़ के साथ परस्यू है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें उस समय कैसी गाइडेंस मिलती है, कैसी काउंसलिंग मिलती है आपको। और इसलिए इसमें स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर कोशिश है कि उनको इंक्यूबेट करने के लिए इवन प्री इंक्यूबेशन स्टेज में। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं गया था कुछ समय पहले बिहार में, पटना में, वहाँ पर भी उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि रजिस्ट्रेशन से के बाद वो कुछ प्रिलिमिनरी उसका फंडिंग भी करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। उसमें जो आइडिया से एक वर्केबल बिजनेस प्रपोजल कन्वर्ट करने के लिए जो स्टेजेस हैं, उसमें हैंड होल्डिंग की जो ज़रूरत है। तो उस और ऐसे बहुत सारे हमारे मतलब इनक्यूबेटर्स जो हैं उनको रजिस्टर करके उस आइडिया को इंक्यूबेट करके एक ऐसे पोजीशन तक लाते हैं वेयर इट कैन बी सीन एज ए वायबल बिजनेस प्रपोजल। जी, छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, चर्चा को आगे रखेंगे जारी और साथ ही जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एक स्टार्टअप में और रजिस्टर कैसे करें। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
कैसे करें स्टार्टअप को स्टार्ट। जी हाँ, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा आज अर्थनीति में, और हमारे साथ मौजूद हैं दो मेहमान, और उनमें से एक मेहमान खास हैं ज्योति गुप्ता, जिन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू किया है, और साथ ही हैं DPIIT के विशेष सचिव, जो हमें बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए और आप टैक्स बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हैं। ज्योति, ये बताएं कि कुछ चैलेंजेस भी आए थे क्या स्टार्टअप में जब आपने ये प्लान किया और आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी कि अब शुरू किया जाए? हाँ, जब हमने स्टार्ट किया तो हमें सबसे पहले रिसर्च करी कि हमारे आइडिया पे और कौन कौन काम कर रहा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, कंपटीशन कितना है और कितनी अपॉर्चुनिटी है कि हम ग्रो कर सकते हैं, मार्केट लीडर बन सकते हैं। वो सारी एनालिसिस के बाद प्रोडक्ट भी हमने बना लिया। मेन प्रॉब्लम हमें आई थी इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्टार्ट हुए, हमारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है कंपनी हमारा खुद का। तो प्रॉब्लम यही आती है कि हमें जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स तक कनेक्ट करने में, डिसीजन मेकर तक पहुंचने में हमें काफ़ी दिक्कत आई, काफ़ी टाइम लगा। अब जाके हम थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं उस चीज़ में, बट यही मेन हमें इशू आया था कि क्लाइंट्स कैसे लाएं और लोगों से कनेक्ट कैसे करें। मेजरली लोगों से कनेक्ट करने का ही मेन इशू था हमारा कि कैसे हम उन तरफ अपनी बात पहुँचाएँ कि हम एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं, प्लीज़ हमें एक बारी सुन लीजिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा होगा। कितना समय आपको लगा कंफर्टेबल होने में? कंफर्टेबल तो चैन की नींद कब आनी शुरू हुई? चैन की नींद तो मतलब अभी तक नहीं आई है। हाँ। अभी हम अभी तो कर ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत तो चलती रहेगी, क्योंकि आप पहले बनाते हो, फिर कुछ कोई और बना लेता है, फिर आप उसके ऊपर और कुछ अच्छा बनाते हो। तो ये तो प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। मैं सोच भी नहीं रही कि मेरे को नींद आने भी वाली है कभी अच्छी। बट हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मेन है कि लोगों से जब आपको सराहना मिलती है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो पूरी दुनिया के लिए, अपने देश के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और लोगों को आप एम्पावरमेंट भी देते हो। जैसे मेरी खुद की कंपनी में 8 लोग काम कर रहे हैं अभी, तो उनको मैंने जॉब दी है, तो मुझे वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है देश के लिए, कि हम जैसे लोग ही आगे जाके अपनी किसी कंपनी के लिए काम ना करके अपने लिए लोग बना सकते हैं कुछ। जी, सेटिस्फैक्शन मिलता है। पांडे जी, जैसे आइडिया आपका तय हो गया, आपको लगा कि सेलेबल आइडिया है, मार्केट भी बहुत अच्छा है इसके लिए, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है? और स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करने के क्या फ़ायदे हैं? कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर, और जैसा मैंने बताया कि करीब 17,000 इस समय रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। तो उसमें जो रजिस्टर हो जाते हैं उनको एक ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट इशू होता है। उस बेसिस पर कुछ बेसिक बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क फाइल किया है तो उसमें 80%, 50%, 80% फॉर पेटेंट फाइलिंग एप्लीकेशन, 50% ट्रेडमार्क फाइलिंग में, उसमें छूट मिलती है फाइलिंग फ़ीस में। उसके अगर फास्ट ट्रैक एग्ज़िट का प्रोविज़न है नॉर्मल IBC में। अगर नॉर्मल कंपनीज़ के लिए 180 डेज़ है, तो स्टार्टअप्स के लिए 90 डेज़ है। तो काउंसलर्स हैं जो जैसे मैंने बताया करीब 600 पेटेंट्स में हैं, 400 ट्रेडमार्क में, और उल्टा करीब 1000 जो इसमें काउंसलिंग करते हैं, बिकॉज पेटेंट करना और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आइडिया को, उसको कमर्शलाइजेशन। तो काउंसलिंग कैसे करते हैं? ऑनलाइन करते हैं या आप 1-on-1 जाके उनसे बातचीत करते हैं? क्योंकि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, अभी आप यंग हैं, आपको नहीं पता पोर्टल के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं इनक्यूबेटर से, काउंसलर से, फिर आप 1-to-1 उनसे इस तरह से आपका ऑनलाइन कनेक्शन रहता है। दे मे बी ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो ग्रुप इवेंट्स वेयर दे कैन ऑन ए थीमेटिक बेसिस दे कैन कॉल ए नंबर ऑफ स्टार्टअप्स टू डिस्कस कॉमन इश्यूज। आपने फ़ायदा लिया था ज्योति इन सब का? हाँ। कैसे? मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया था, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक मैंने इनक्यूबेटर के लिए भी अप्लाई किया था। मैंने अभी कुछ कॉर्पोरेट इनोवेशंस में भी पार्टिसिपेट किया था। मैं उसका एक अभी करंट चैलेंज चल रहा है SBI का, जिसके अंदर SBI ने खुद से 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए कि अगर आप क्रेडिट रिस्क निकाल सकते हो लोगों का, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप हमारे पास लाइए, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप हमारे साथ काम भी करेंगे। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स के साथ काम भी कर सकते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि अगर वो सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, उनके पास मेहनत है, पैशन है, तो वो
उनके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो मेरे लिए ही बना है, मैं तो इसमें पार्टिसिपेट करूँगी, जीतूंगी और फिर आगे काम करूँगी। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि और ये जैसा बताया एसबीआई ने किया कि क्रेडिट रिस्क असेस किसी भी बैंक के लिए इस समय सबसे मुश्किल है कि जिसको हम लेंड कर रहे हैं क्या क्रेडिट रिस्क है। तो अगर हर चीज़ को ऐसे ही देखा जाए कि आप कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दीजिए और सब कुछ है, तो फिर लेंडिंग रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो कुछ रिस्क लेके कितना रिस्क ले सकते हैं किसके साथ, तो उसके लिए अगर डेटा एनालिटिक्स टूल्स बेस कुछ क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप है और वो कर सकते हैं, तो इट विल बी यूजफुल टू एसबीआई। तो इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया। मैं बता दूं कई डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट में कि वो भी इस तरह के ग्रैंड चैलेंजेस के साथ आ रहे हैं। भी एग्रीकल्चर में किया, एचआरडी में है, MIT में किया है, कि वो बताते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम ये चाहते हैं कि ये किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आप बताइए आपके पास कोई सोल्यूशन है तो है, और फिर वो मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हो सकता है वी विल हैव, यानी कि प्रोसेसेस और बेटर होंगे, ना सिर्फ स्टार्टअप के बल्कि जो बाकी कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी बहुत आसानी से आउटसोर्स करके अपने बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं सॉल्यूशंस मिल सकेंगे। स्टार्टअप में रजिस्टर करने के लिए क्या टैक्स बेनिफिट्स भी सबको मिलेंगे, क्या ये है? नहीं, टैक्स बेनिफिट्स के लिए जो है ये जो मैंने बताया 17,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, इनको एक और हर्डल क्रॉस करना होता है। वो होते हैं कि वो उनमें से भी हम उनको छांटते हैं टैक्स बेनिफिट्स के लिए जिनका डिस्टिंक्टली इनोवेटिव वो होता है, और उसकी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है। देयर इज़ ए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जिसमें कई डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स रहते हैं, और उसकी एक सपोर्ट टेक्निकल टीम भी है जो उसके प्रपोजल के टेक्निकल पैरामीटर्स को, इनोवेटिवनेस को जज करती है। एंड देयर इज़ ए टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स दैट टूल्स आर देयर। उसकी बेसिस पर फिल्ट्रेशन करके तब उनको रजिस्टर किया जाता है। जब IMG से रजिस्टर हो जाते हैं तब वो टैक्स बेनिफिट के लिए। अभी तक करीब मेरे ख्याल से करीब 94-95 स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट इसके लिए मिला है। जो होता है पहले 10 साल में, किन्हीं भी 3 साल में आप इनकम टैक्स फ्री क्लेम कर सकते हैं। जी, तो ज्योति, जैसे अभी डिस्कशन हुआ, तो आइडिया सबसे पहले आपको चाहिए, बढ़िया आइडिया होना चाहिए, वो बिकाऊ होना चाहिए, उसके लिए मार्केट होना चाहिए, इनोवेटिव होगा तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। आइडिया के बाद आपने अपना बिजनेस बनाया और उसके बाद आपने उसको रजिस्टर किया और आपने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन सस्टेन करना ये कितना मुश्किल है, आपको कितना चैलेंजिंग लगा? फंडिंग की कहाँ से जो एक रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होती है? फंडिंग मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हाइप हो चुका है आजकल, कि हर कोई स्टार्टअप पहले रजिस्टर करता नहीं है, पहले वो फंडिंग के बारे में सोचता है कि मुझे पहले फंडिंग कैसे मिलेगी, उस हिसाब से मैं आइडिया बनाऊंगा। तो फंडिंग मेरे हिसाब से स्टार्टअप इंडिया भी प्रोवाइड करता है लोन्स के फॉर्म में, जो अवेल करने चाहिए स्टार्टअप्स को। बेसिकली वो तब होता है, फंडिंग तब चाहिए होती है जब आप कोई $1 बिलियन आइडिया पे काम कर रहे हो और आपके पास पहले से ही $1 बिलियन की मार्केट भी है। अगर आपका आइडिया उतना है कि पहले आप $1 मिलियन बनाओ, उसके बाद $1 बिलियन की बात करेंगे, तो आपको फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। फंडिंग के लिए भी स्टार्टअप इंडिया में इन्वेस्टर्स कनेक्ट करते हैं, चैलेंजेस के थ्रू भी वो कनेक्ट करते हैं। अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो एंड उनको अच्छा लगता है आपका काम, तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए आपको स्पेशली जाके कनेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यानी कि आपकी प्रतिभा जो है वो छुपी नहीं रहेगी, वो कोई ना कोई पहचान लेगा। इंडियन आइडल टाइप का कंटेस्ट। जी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात करें तो क्या कोई स्किल डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट ट्राई करती है? कुछ स्टार्टअप में नहीं है, लेकिन वैसे स्किल डेवलपमेंट भी एक अलग से, हाँ, वो एक अलग से पूरी मिनिस्ट्री है स्किल इंडिया, जिसके लिए कम्युनिकेशन एक स्किल जो है सबसे इम्पोर्टेंट, या लीडरशिप स्किल जो है उसके बारे में भी ट्रेन करते हैं। हाँ, नहीं, ये बताना चाहूँगा कि जो ये स्टार्टअप एस्पिरेंट्स हैं 13,000, ये क्या इनको किस तरह की गाइडेंस और वो चाहिए, वो हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन थ्रू बहुत सारे लर्निंग टूल्स हैं, टूल किट्स हैं जो उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, जो जहाँ उनको खाली जानकारी चाहिए कैसे करें, किस तरह से, या जैसे यही बात है कि बिजनेस प्रपोजल कैसे बनाएं, इसके लिए भी ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह वो उस पर हैं। तो वो सेल्फ लर्निंग
मोड में वो कर सकते हैं। कोई ईयरली कॉम्प्लाइंसेस भी हैं क्या? जैसे आपको एक बैलेंस शीट हमेशा प्लान करनी है पूरे साल की, या कोई रजिस्ट्रेशंस जीएसटी में करवाने हैं, ये सब भी हैं जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? कंपनी रजिस्टर करते हैं तो जीएसटी का भी आपको हर महीने भरना पड़ता है, फाइलिंग करनी होती है, फिर ईयरली फाइलिंग होती है। इवन टीडीएस के लिए आपको फाइलिंग करनी पड़ती है। तो कॉम्प्लाइंसेस तो होते ही हैं, और कॉम्प्लाइंसेस को समझने के लिए स्टार्टअप इंडिया काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या क्या बाद में करना है, और अचानक से फिर इनकम टैक्स का नोटिस आता है कि आपने ये सब नहीं किया है, आपको इतना फ़ाइन देना है। इवन मैं बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट हूँ जिसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जीएसटी फाइल करना है, और अब मेरे ऊपर 1 लाख का उन्होंने चढ़ा दिया है, अब मैं क्या करूँ। तो और फिर ये भी बोलते हैं कि अगर आपने कल नहीं किया तो आपको 1000 रुपये या 100 रुपये पर डे के हिसाब से और लगता रहेगा फ़ाइन। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके पहले से ही अगर पता हो तो सॉल्व हो जाती हैं। उसमें भी स्टार्टअप इंडिया काफ़ी हेल्प करता है, कॉम्प्लाइसेंस को समझने में, लीगल को समझने में, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाने चाहिए, अग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, तो वो सब में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। यानी कि देखिए, विभाग की तरफ से एक बड़ी कोशिश है जो मैं रेखांकित करना चाहूँगा, कि जिसको समस्या होती है वो समस्या का समाधान नहीं जानता जी। जो समाधान कर सकता है उसको समस्या नहीं पता जी। ये एक डिस्कनेक्ट होता है, और इसके लिए हम आँख कान खुले रखते हैं, और ऐसे मौक़ों हमेशा देखते रहते हैं कि जहाँ हम जान सकें वेयर द शू पिंचेस, कहाँ प्रॉब्लम आ रही। तो जो हमारी स्टार्टअप हेल्पलाइन टीम है, उनके पास thousands and thousands of queries come online through SMS, email, और उनको वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और फिर कैटेगराइज करके उनको FAQ में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सबसे बढ़िया चीज़ वही है आजकल कि FAQs देखो FAQ और अपने कन्वर्ट सारे करके वो भी दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट फॉर लर्निंग, तो वो सेल्फ लर्निंग टूल्स में ऐड हो जाता है पोर्टल। आप दोनों स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब कोई बहाना नहीं चलने वाला अगर आपके पास कोई विचार है तो उसको अमल में लाने का समय आ गया है। स्टार्टअप कैसे शुरू करें, ये सारी बारीकी हम आपको समझा चुके हैं अर्थनीति में। इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।